एक समय की बात है। सुखपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा और मेहनती बुनकर रहता था। उसके परिवार में उसकी धर्मपरायण पत्नी पार्वती और उनकी 16 वर्षीय बेटी अंजलि एक साथ रहते थे। माधव दिन रात अथक परिश्रम करता, बेहतरीन डिजाइन की साड़ियां बुनता था, लेकिन बाजार में मंदी और बिचौलियों के कारण उसे अपनी कला का उचित मूल्य कभी नहीं मिल पाता था। सही दाम न मिलने के कारण परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। एक शाम घर में राशन के नाम पर बस नमक बचा था। सुनिए जी, अब मैं क्या करूं? घर में आटा दाल का एक दाना तक नहीं है। बेटी भूखी है और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं। अरे पार्वती, तुम चिंता मत करो। मैं इस गांव का सबसे अच्छा बुनकर हूं। ईश्वर ने मुझे ये हुनर दिया है। मैं कुछ तो हल निकालूंगा। बस इतना कह के माधव घर से निकल पड़ा। रास्ते में वो आसमान की ओर देखकर उदास मन से बोला, हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। मेरे हाथ में हुनर है, फिर भी मेरा परिवार भूखा है। मैं केवल सूत से कपड़ा बनाना जानता हूं, लेकिन उस कपड़े की सही कीमत कोई नहीं देता। अब मेरे पास गांव के सबसे धूर्त साहूकार से कर्ज लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माधव अपने गांव के साहूकार धर्मपाल के पास जाता है। धर्मपाल एक लोभी, कठोर और निर्दयी व्यक्ति था, जो हमेशा जरूरतमंदों की मजबूरी का फायदा उठाता था। अरे कौन? अरे हमारे बुनकर जी। आओ आओ माधव भैया, कहो कैसे आना हुआ? क्या बताऊं साहूकार जी, बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। मेरी बुनी हुई साड़ियों के सही दाम नहीं मिल रहे और घर में खाने की समस्या हो गई है। इसलिए आपसे 5,000 रुपए उधार लेने आया हूं। अरे भैया, 5,000? इतनी कम रकम क्यों? कम से कम 20,000 रुपए तो लो। क्या पता कब तुम्हारा काम ठीक हो और कब तुम्हारी किस्मत बदले। धर्मपाल मन ही मन सोचता है, अरे मूर्ख, तुम लोग कम पैसा लोगे तो मुझे ज्यादा ब्याज कैसे मिलेगा? जितना ज्यादा कर्ज उतना ही बड़ा मेरा फायदा। माधव भी सोचने लगता है। साहूकार कह तो ठीक ही रहा है। कब मेरा काम चलेगा कौन जानता है। एक काम करता हूं, 20,000 रुपए ही ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, तो साहूकार भाई, 20,000 रुपए पर आप कितना ब्याज लेंगे? देखो माधव भैया, बाजार में तो 10,000 पर 10% प्रति महीना ब्याज चलता है, लेकिन तुम तो अपने आदमी हो, गांव जवार के हो। चलो तुम बस 6% प्रति महीना दे देना। माधव मन ही मन कहता है, हे भगवान, 6% प्रति महीना तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं लूंगा तो मेरी बेटी अंजलि भूखी रहेगी। चलो ले ही लेता हूं, शायद भगवान मेरी मदद करेंगे। अच्छा ठीक है साहूकार जी, दे दीजिए। माधव उस साहूकार से 20,000 रुपए उधार लेकर घर लौटता है। वो जल्दी जल्दी बाजार से राशन और अंजलि के लिए कुछ मिठाइयां लेता है। घर पहुंचते ही पार्वती उसके हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है। अजी, ये सामान और इतने पैसे कहाँ से मिले? देखो पार्वती, मुझे पता है तुम गुस्सा करोगी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं साहूकार धर्मपाल से 20,000 रुपए कर्ज लेकर आया हूँ। मैं समझ गई थी जी, लेकिन उस लालची साहूकार का ब्याज तो बहुत अधिक होता है। समय पर पैसा न देने पर वो घर खेत तक छीन लेता है। आपने इतना बड़ा कर्ज क्यों लिया? अरे अब चिंता मत करो कोमल, भगवान की देर है, अंधेर नहीं। इस वक्त मेरी बेटी के पेट से बढ़कर और कुछ नहीं है। पार्वती रसोई में जाकर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। दोपहर में अंजलि स्कूल से आती है। अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश होती है। माँ, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। सच में आज तो बहुत मजा आ गया। पिताजी, मेरे दोस्त रमेश के पापा ने आज मुझे बुलाया है। वो मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। मैं 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन संभल कर जाना और जल्दी आना। अंजलि घर से निकल जाती है। अंजलि मन में प्रार्थना करती है, भगवान, मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए कर्ज लिए हैं। कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि
कि मैं अपने माता पिता की ये चिंता दूर कर सकूं। अंजलि अपने दोस्त रमेश के घर पहुंचती है। रमेश के पिताजी श्रीकांत जी गांव के सबसे समझदार और शिक्षित व्यक्ति थे, जो गांव के बच्चों को बिना फीस के पढ़ाते भी थे। आओ बेटी अंजलि, तुम बहुत स्मार्ट लड़की निकली। कल से तुम दोपहर में स्कूल से आकर खाना खाकर यहाँ चली आना। मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। जी अंकल, मैं आ तो जाऊं, लेकिन घर पर भी थोड़े बहुत काम होते हैं। देखो बेटी, पहले तो तुम ये चिंता छोड़ो। कल मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारे पिताजी से भी मिलूंगा और तुमसे भी। जी अंकल, ठीक है, मैं अब चलती हूँ। अगले दिन श्रीकांत जी रमेश को लेकर अंजलि के घर आए। माधव और पार्वती ने उनका खूब स्वागत किया। सुनिए माधव जी, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहिए। आप मुझे सर मत कहिए, मैं भी आपका दोस्त जैसा हूं। मुझे माधव कह के बुलाइए। ठीक है माधव जी। मेरी बेटी अंजलि बहुत समझदार और प्रतिभाशाली है, लेकिन गरीबी के कारण वो अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ने की बातें कर रही है। रमेश को भी उस जैसी अच्छी दोस्त नहीं मिलती। मैं चाहता हूं कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे। मैं उसकी कॉलेज की फीस भरना चाहता हूं। आप अब चिंता भूल जाइए। माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आपने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। बस उस दिन से अंजलि की पढ़ाई की चिंता दूर हुई। अब वो नियमित रूप से श्रीकांत जी के घर पढ़ने जाने लगी। एक दिन श्रीकांत जी ने अंजलि और रमेश को बुलाया। बेटा, तुम दोनों बताओ, तुम में से कौन इंटरनेट पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानता है? अंकल, मैं इसके बारे में पहली बार सुन रही हूँ। ये क्या होता है? पापा, मैं बस इतना जानता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में लोग ऑनलाइन अपने सामान को बेचते हैं। अच्छा सुनो, अब कल से तुम दोनों मेरे साथ 1 घंटा बैठोगे। मैं तुम दोनों को अब कुछ नया हुनर सिखाना चाहता हूँ। अंजलि को ये सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे जानने की बहुत इच्छा होती है। अगले दिन वो उत्सुकता से श्रीकांत जी के पास जाती है। अंकल, मैंने गूगल पर सर्च किया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। क्या सच है अंकल कि हम वहां से अपने उत्पाद को बेचकर पैसे कमा सकते हैं? बेटा अंजलि, ये बिल्कुल सच है कि कोई भी इंटरनेट पर अपने हुनर को बेचकर बहुत बहुत पैसा कमा सकता है। लेकिन बेटा, चीजें दिखने में जितनी आसान होती हैं, असल में उससे कई ज्यादा मुश्किल होती हैं। श्रीकांत जी उन्हें एक कमरे में ले जाते हैं, जहां एक लैपटॉप पर वेबसाइट और सोशल मीडिया एनालिटिक्स के चार्ट खुले हुए थे। अंकल, ये सब क्या है? ये मेरा डिजिटल स्टूडियो है। मैं यहीं से देश विदेश के ग्राहकों तक अपने ज्ञान और हुनर को पहुंचाता हूं। मैं यही तो तुम्हें और रमेश को बताना चाहता था कि डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें अगर महानता हासिल कर ली जाए तो उसकी जेब में हजारों लाखों हमेशा रहें। श्रीकांत जी अगले 30-40 दिनों में बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब बता देते हैं, जैसे वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, अपने उत्पाद को ऑनलाइन कैसे बेचते हैं, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया पर प्रचार कैसे करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अपनी कला जैसे बुनाई को दुनिया तक कैसे पहुंचाते हैं। एक रात अंजलि अपने पिताजी की बुनी हुई साड़ियां देखती है और सोचती है, हे भगवान, अब मुझे एक ऐसा रास्ता मिल गया है जहां से मैं अपने पिताजी की कला को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकती हूं और इस गरीबी से बाहर निकाल सकती हूं। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। अंजलि ने अपने पिताजी की बेहतरीन साड़ियों की तस्वीरें खींचकर एक छोटी सी ऑनलाइन वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज बनाया। उसने 20,000 रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए एक छोटा सा लक्ष्य रखा। शुरुआत में वो छोटी छोटी साड़ियां ऑनलाइन बेचकर थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाने लगी। लेकिन एक दिन अंजलि ने एक बड़ी गलती की। उसने एक बहुत महंगी साड़ी एक ऐसे ग्राहक को भेज दी जिसने अभी तक पूरा भुगतान नहीं किया था। हे भगवान, ये मैंने क्या किया?
ग्राहक ने सिर्फ आधा पैसा भेजा और बाकी पैसे के लिए कोई जवाब नहीं दे रहा है। मुझे अपने व्यावसायिक अनुशासन, बिजनेस डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना चाहिए था। 15,000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान। उतने में गांव का साहूकार धर्मपाल अपने आदमियों के साथ आ जाता है। अरे ओ माधव, बुनकर, अरे कहाँ है बे? तनिक बाहर निकलिए महाराज। अरे पार्वती, साहूकार पैसे लेने आया है, तुम यही रुको, मैं देख के आता हूं। माधव घर से बाहर आता है। अरे साहूकार जी नमस्कार। अरे भैया नमस्कार। हम कह रहे थे पैसावा कब दीजिएगा? अभी भी 12,000 रुपए ब्याज सहित बचा है। याद है कि भुला गए? नहीं साहूकार जी, भूले नहीं हैं। बस इस वक्त घर में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही। मुझे 1-2 महीने का और समय दे दीजिए, मैं आपके बचे हुए पैसे ब्याज के साथ चुका दूंगा। देखिए माधव भैया, आपको समय चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन आज से उस पर 40% ब्याज लगेगा, समझ गए? उतने में अंजलि की आंख खुलती है। वो बाहर आती है और साहूकार से कहती है, प्रणाम साहूकार जी, कहिए आपके ब्याज सहित कितने रुपए हुए हैं? अरे बछुआ, तुम देगी क्या, बताओ। हाँ कहिए, कितने हुए? धर्मपाल डायरी में देखता है और कहता है, देख बबुआ, तुम्हारे 12,000 रुपए पर 6% ब्याज के साथ 1.5 साल का होता है। सिर्फ 13,572 रुपए। तुम अकाउंट नंबर बोलो, मैं अभी पूरे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ। हीरालाल अपना अकाउंट नंबर बताता है। अंजलि ने अपने ऑनलाइन मुनाफे से जमा किए गए पैसे से ब्याज सहित पूरे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मैसेज आने के बाद साहूकार वहां से चला जाता है। माधव को समझ नहीं आता कि अंजलि के पास पैसे कहां से आए। हे अंजलि बेटा, ये तुम कैसे की? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? माँ, पिताजी, आप दोनों शांत हो जाइए। आपके बेटे ने अब इंटरनेट की मदद से पैसे कमाना सीख लिया है। श्रीकांत अंकल ने मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखाई थी, बस वहीं से मैंने कुछ पैसे कमाए थे। समझे पिताजी? अब आप चिंता मुक्त हो जाइए। ये आप दोनों की कला, बुनाई का कमाल है, जिसे मैंने सही बाजार तक पहुंचाया है। अब आप लोग अपने सपने सजाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा भी समय बदलने वाला है। ये सुनकर पार्वती और माधव दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अगले दिन अंजलि श्रीकांत जी से मिली और रोते हुए उन्हें अपनी गलती बताई। अरे नकुल बेटे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब तुम अपने व्यावसायिक अनुशासन को जितना फॉलो करोगी, तुमसे यह सभी गलतियां उतनी ही कम होंगी और तुम्हारा कारोबार उतना ही बड़ा होगा। अब यह सब भूल जाओ, ठीक है? और जितने पैसे बचे हैं उतने से ही फिर शुरुआत करो। ऐसा सुनने के बाद अंजलि को थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे करते करते 2 साल बीत जाते हैं। अब अंजलि ने अपने पिताजी की मदद से भारत की सबसे प्रसिद्ध हस्त निर्मित साड़ियों की ऑनलाइन कंपनी खड़ी कर दी थी। उनका छोटा सा घर अब एक बड़ा कारोबारी केंद्र बन चुका था। उनके गांव के कई अन्य बुनकरों को भी अब सही दाम पर काम मिलने लगा था। माधव और पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी बेटी ने ज्ञान और हुनर के दम पर पूरे परिवार की गरीबी को दूर कर दिया था। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियां हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए।